हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 1 स्टार्ट किया था क्लास 10th का जिसका नाम है केमिकल इक्वेशंस, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा था। और केमिकल रिएक्शंस केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, केमिकल रिएक्शंस हम लोग कैसे लिखते हैं, केमिकल रिएक्शंस को लिखने के लिए हम लोग उसका शॉर्ट फॉर्म हम लोग कैसे लिखते हैं, वो सब हम लोगों ने देखा। ठीक है, अब आज के इस वीडियो में हम लोग आगे का जो टॉपिक है वो पढ़ रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती क्या है, आप लोगों ने इसके पहले वाले चैप्टर्स में, इसके पहले वाले क्लासेस में पढ़ा होगा केमिस्ट्री में कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना, जिसमें आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। अगर आप एक केमिकल रिएक्शन कर रहे हो तो केमिकल रिएक्शन में आप कभी भी किसी भी एलिमेंट के मास को ना ही क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं केमिकल रिएक्शन कर रहा हूँ और उस केमिकल रिएक्शन में अगर मैं कुछ रिएक्टेंट ले रहा हूँ, रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, हम लोग रिएक्शन की डायरेक्शन को कैसे लिखते हैं, है ना, एलएचएस में क्या लिखते हैं, आरएचएस में क्या लिखते हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों को ये सारी चीजें याद नहीं आ रही है तो आप लोग जाके मेरा पुराना वाला वीडियो देख सकते हो, पार्ट 1 वीडियो जो मैंने कुछ दिन पहले ही अपलोड किया था, आप लोग जाके वो देख सकते हो, उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो। तो अगर मेरे पास एक रिएक्टेंट है और उस रिएक्टेंट को मैं प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और रिएक्टेंट में जो मैंने केमिकल सब्सटेंस लिया हूँ उसके नंबर ऑफ मोल्स अगर डिफरेंट है और आपके पास जो प्रोडक्ट आ रहा है उस केमिकल रिएक्शन के दौरान अगर जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है उसमें उसका नंबर ऑफ मोल्स अलग है, तो हम लोग इसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि जब आप एक केमिकल सब्सटेंस को ले रहे हो, हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें, जैसे मान लो मेरे पास एक सब्सटेंस है ए और मैं उसको क्या कर रहा हूँ बी के साथ उसकी रिएक्शन करवा रहा हूँ। ठीक है, और लेकिन जब मैं ये रिएक्शन कर रहा हूँ तब मैंने ए का जो सब्सटेंस लिया था, ए सब्सटेंस जो लिया था, केमिकल लिया था, उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने थे, 2 थे। लेकिन जब आप ये केमिकल रिएक्शन कर रहे हो और यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट में ए बी मिल रहा है, लेकिन अगर आप दोनों साइड कंपेयर करते हो तो कंपेयर करने पर आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पर ए के जो मोल्स थे वो 2 थे पर यहाँ पर ए का मोल्स एक ही है। तो ये जो केमिकल रिएक्शन है ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं है, आपको क्या करना पड़ेगा, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है कि आपने जो केमिकल इक्वेशन लिखा है उस केमिकल इक्वेशन में जितने भी एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं या जितने भी कंपाउंड्स इन्वॉल्व है, कंपाउंड्स नहीं एलिमेंट्स इन्वॉल्व है ना, सारे एलिमेंट्स मिलकर फिर बाद में कंपाउंड बनाएंगे, तो जितने भी एलिमेंट्स इन्वॉल्व है, जैसे यहां पर अगर हम लोग देखें तो मेरे पास 2 एलिमेंट्स इन्वॉल्व है, तो ये दोनों एलिमेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स एलएचएस में और आरएचएस में, रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है, तो अगर आप लोगों को बैलेंस केमिकल इक्वेशन की प्रॉपर डेफिनेशन लिखनी है तो आप क्या लिख सकते हो कि द नंबर ऑफ एटम्स, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट बिफोर एंड आफ्टर after before and after a chemical reaction remains same। ठीक है, आप जो केमिकल रिएक्शन कर रहे हो उसमें उस केमिकल रिएक्शन में आपने जो भी एलिमेंट्स लिया है उसके नंबर ऑफ मोल्स कैसे होने चाहिए, पहले और बाद में सेम होने चाहिए, एलएचएस में आरएचएस में सेम होना चाहिए, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सेम होना चाहिए। और अगर आपके पास किसी भी केमिकल इक्वेशन में अगर नंबर ऑफ मोल्स सेम नहीं है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उस इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग एक केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें हम लोग आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो हम लोग एक बेसिक, एक कॉमन सा एग्जांपल लेकर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग एक एलिमेंट ले रहे हैं जो कि है जिंक। ठीक है, और जिंक को हम लोग क्या कर रहे हैं, H2SO4 हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड में ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड
तो हम लोगों को क्या मिलेगा, ZnSO4 मतलब जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, और क्या होगा, तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ठीक है, अब हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में देख चुका है कि अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन होती है जो कि ऐसे लॉन्ग फॉर्म में लिखी हुई है, उसको हम लोगों ने वर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हम लोग इसको थोड़ा और शॉर्ट करके लिख सकते हैं। कैसे, हम लोग इसका सिंबल्स यूज कर सकते हैं। तो जिंक अगर मेरे पास है तो जिंक का सिंबल क्या होता है, Zn होता है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, Zn लिख सकता हूँ। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड जो है उसका सिंबल क्या होता है, उसका सिंबल होता है H2SO4। तो हम लोग यहां पर सल्फ्यूरिक एसिड की जगह पर क्या लिख सकते हैं, H2SO4 लिख सकते हैं। तो H2SO4, ठीक है, ये दोनों की रिएक्शन करवाने पर मुझे क्या मिल रहा है, जिंक सल्फेट मिल रहा है। ठीक है, जिंक सल्फेट मतलब ZnSO4, और क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है ना, तो हाइड्रोजन गैस का सिंबल क्या हो गया, H2। अब अगर हम लोग इस रिएक्शन में देखते हैं तो यहां पर मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में जो जिंक है वो एक एक मोल है इसका। ठीक है, और अगर मैं इधर साइड राइट हैंड साइड में देखता हूं तो यहां पर भी मेरे पास जिंक कितना है, एक ही। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट एलिमेंट को देखता हूं जो कि मेरा क्या है, हाइड्रोजन, तो यहां पर मेरे पास हाइड्रोजन कितना है, दो है। और राइट हैंड साइड में आप अगर आप चेक करोगे तो यहां पर भी हाइड्रोजन कितना है, दो। ठीक है, इसके बाद अगर मैं यहां पर देखता हूं तो मेरे पास जो थर्ड एलिमेंट है वो है सल्फर। तो सल्फर मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, एक है। सल्फर मेरे पास राइट हैंड साइड में कितना है, एक है। इसके बाद अगला आते हैं ऑक्सीजन पर। तो ऑक्सीजन मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में, रिएक्टेंट साइड में है चार, और अगर आप इधर देखोगे तो यहां पर भी कितना है, चार ही है। तो इस केमिकल इक्वेशन में हम लोगों ने जितने भी एलिमेंट लिए हैं, भले वो जिंक हो, हाइड्रोजन हो, सल्फर हो या ऑक्सीजन हो, वो जितना लेफ्ट हैंड साइड में है उतना ही राइट हैंड साइड में भी है। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा, जिंक एक है, हाइड्रोजन दो है, सल्फर एक है और ऑक्सीजन चार है। लेफ्ट हैंड साइड में भी उतना ही है और राइट हैंड साइड में भी उतना ही है। तो ये क्या है, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। और अगर ये ऑलरेडी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है तो आपको इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बैलेंस है। लेकिन अगर आपके पास एक ऐसी इक्वेशन आती है जो कि बैलेंस नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको बैलेंस करना पड़ेगा। अब उसको हम लोग कैसे बैलेंस करते हैं वो हम लोग अभी देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारी नेक्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, इस इक्वेशन में हम लोग के पास क्या है, Fe मतलब आयरन। हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको H2O वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, तो हम लोग को ये क्या बनाकर दे रहा है, Fe3O4 और H2 हाइड्रोजन गैस बनाकर दे रहा है। अब अगर आप इस इक्वेशन को देखोगे तो यहाँ पर मेरे पास Fe है, लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, एक है। ठीक है, इसके बाद अगर आप इधर साइड देखोगे तो Fe आयरन कितना है, तीन है। तो हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट है, इसी से हम लोगों को क्या पता चल गया कि हमारी जो इक्वेशन है वो कैसी है, अनबैलेंस्ड है, बैलेंस नहीं है। तो अब हमको क्या करना है, इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना है, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं। ठीक है, तो आपको वो सारे स्टेप्स को पहले अपने माइंड में क्लियर रखना पड़ेगा। अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आते हैं तो जरूरी नहीं है कि आपको ये सारे स्टेप्स के थ्रू ही आपको एक इक्वेशन को बैलेंस करना है। पर क्योंकि आप अभी क्या कर रहे हो, आप अभी इनिशियल स्टेज में हो और आपको ये सारी इक्वेशंस जो है वो अभी अभी आप सीख रहे हो कि आप कैसे बैलेंस कर रहे हो। ठीक है, तो आपको अभी स्टार्टिंग में ये सारे स्टेप्स को याद रखना है जो भी अपन अभी पढ़ने वाले हैं। पर जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे और प्रैक्टिस करने के बाद अगर आप कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो आपको ये सारे स्टेप्स को ऐसे मतलब एकदम याद भी नहीं रखना पड़ेगा, और जितना भी आप सॉल्व करोगे वो सारे इक्वेशंस वो बहुत इजी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे और आपको इतना ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले किसी भी इक्वेशन को अगर हम लोगों को बैलेंस करना है तो उसके लिए सबसे पहले जो हम लोगों के पास स्टेप वन है, ठीक है, स्टेप वन में हम लोगों को क्या याद रखना है कि हमारे पास जितना भी एलिमेंट्स या फिर जितने भी कंपाउंड्स दिए हुए हैं उन सब में हम लोगों को कोई भी अभी चेंजेस नहीं करने। ठीक है, तो अगर आपको इनमें अभी कोई भी चेंजेस नहीं करने तो आप चाहो तो क्या कर सकते हो, इनके अराउंड एक इमेजिनरी बॉक्स भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, हम लोग ये सारे के बाहर एक इमेजिनरी बॉक्स क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, हम लोग ये सारे के बाहर एक इमेजिनरी बॉक्स इसलिए ड्रॉ कर रहे हैं ताकि हम लोग अभी इस पर इनिशियल स्टेज में इन सब में कोई भी चेंजेस ना कर पाए, है ना। जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पर Fe एक ही है
तो मैं अभी क्या चाहता हूं कि मैं Fe में कोई भी चेंजेस ना करूं, इसलिए मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर एक बॉक्स बना दिया कि अब Fe जो है वो मेरा हो गया है, Fe 1 है और अभी मेरे को इसमें कोई चेंज नहीं करना है। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे H2O की बात करूं, वाटर की बात करूं, तो वाटर में यहाँ पर मेरे पास हाइड्रोजन के पास 2 मॉलिक्यूल है या फिर 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। तो मैं यहाँ पर अभी कोई चेंजेस नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या किया, एक इमेजिनरी बॉक्स ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो वैसे ये कंपाउंड भी और ये एलिमेंट मतलब कंपाउंड हाइड्रोजन, इसमें भी हम लोग अभी कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग अभी क्या कर सकते हैं, इन सबके बाहर एक इमेजिनरी बॉक्स को ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, तो फर्स्ट स्टेप हमारी क्या होगी कि आपको क्या करना है, ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड एवरी कंपाउंड। ठीक है, अब हम लोग की जो स्टेप 2 है उसमें हम लोगों को क्या करना है, स्टेप 2 यहां पर हम लोगों को सारे एलिमेंट्स को काउंट करना है, जैसे हम लोग अभी कर रहे थे, है ना। तो यहां पर हम लोग स्टेप 2 में क्या लिख सकते हैं, काउंट एवरी एलिमेंट। ठीक है, कैसे काउंट करेंगे, हम लोग यहाँ पर सारे एलिमेंट्स को काउंट करने के लिए एक टेबल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो वो टेबल कैसे ड्रॉ करेंगे, सिंपल सा टेबल होता है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिखा, सबसे पहले एलिमेंट लिखा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, इधर साइड में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, क्योंकि अगर मैं इस एरो को देखता हूं तो ये जो एरो है वो मेरे इक्वेशन को क्या कर रहा है, 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है और ये मेरा राइट हैंड साइड है, ये मेरा रिएक्टेंट है और ये मेरा प्रोडक्ट है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ले सकते हैं LHS और दूसरा RHS। ठीक है, अब हमारे इक्वेशन में टोटल जितने भी एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं वो सारे एलिमेंट्स हम लोगों को यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, तो हम लोग चेक करते हैं यहाँ पर कितने एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं। अगर मैं सबसे पहले यहाँ पे देखता हूँ तो मेरे पास है आयरन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आयरन। इसके बाद क्या इन्वॉल्व है, तो इसके बाद यहाँ पे देखता हूँ तो मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन है, तो सेकंड मेरा क्या हो गया, हाइड्रोजन। उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन, तो यहाँ पर थर्ड क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, मेरे इक्वेशन में केवल 3 ही एलिमेंट्स इन्वॉल्व है। अब देखो कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पर क्या हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है किस चीज को लेकर, एलिमेंट्स को लेकर। तो आप लोगों ने इसके पहले वाले क्लासेस में, क्लास 9th में सारे एलिमेंट्स के नाम और सिंबल्स बहुत अच्छे तरीके से याद किए होंगे। अगर याद नहीं किए हो तो आप लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको ये सारे एलिमेंट्स के नाम याद होने चाहिए और सिंबल्स याद होने चाहिए। ठीक है, वरना अगर कोई कंपाउंड यहाँ पर लिखा हुआ है और आपको पता नहीं है कि वो एलिमेंट का सिंबल क्या है, ठीक है, तो आप यहाँ पे नहीं लिख पाओगे और आगे इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो आपको सबसे पहले क्या याद होना चाहिए, आप लोगों को सबसे पहले सारे एलिमेंट्स के नाम और सिंबल्स याद होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास अभी 3 ही एलिमेंट है। अब हम लोग ये काउंट करेंगे कि LHS में वो कितना है और RHS में वो कितना है। तो अगर मैं देखता हूं तो यहाँ पर देखो मेरे पास LHS में लेफ्ट हैंड साइड में आयरन कितना है, 1 है, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। सेम वही आयरन मेरे पास RHS में कितना है, 3 है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 3। इसके बाद नेक्स्ट मेरा एलिमेंट क्या है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन मेरे पास LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, 2 है, तो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा 2। अगर अब मैं RHS में काउंट करता हूं तो मेरे पास हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो यहाँ पर कितना आ गया, 2। अब नेक्स्ट एलिमेंट अगर हम लोग देखें ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में है 1, तो मैंने यहाँ पर लिखा 1। लेकिन अगर मैं राइट हैंड साइड में देखता हूं तो राइट हैंड साइड में मेरे पास जो ऑक्सीजन है वो कितना है, 4 है, तो मुझे यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा, 4। तो अब अगर हम लोग इस टेबल को देखते हैं, ठीक है, तो इस टेबल में मेरे पास आयरन है जो कि राइट हैंड साइड में 3 है और लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, मतलब आयरन बैलेंस नहीं है, तो हम लोगों को आयरन को बैलेंस करना है। नेक्स्ट ऑक्सीजन LHS में 1 है और RHS में 4 है, तो मुझे क्या करना है, ऑक्सीजन को भी बैलेंस करना है, मतलब मुझे 2 एलिमेंट्स को क्या करना है, बैलेंस करना है। स्टेप 3 में हम लोगों को क्या करना है, स्टेप 3 में हम लोगों को एक ऐसा कंपाउंड देखना है या फिर एक ऐसा एलिमेंट देखना है जिसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस हम लोगों को नजर आ रहा है ना। क्यों ऐसा कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग एक केमिकल इक्वेशन में छोटे नंबर को बड़े नंबर तक लेकर जा सकते हैं, लेकिन बड़े नंबर को छोटे नंबर तक लेकर नहीं आ सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर मेरे पास ऑक्सीजन है 4, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 1, तो जहां पर ऑक्सीजन 1 है मैं इसको 4 में कन्वर्ट कर सकता हूं, मैं इसमें कुछ मल्टीप्लाई कर सकता हूं, है ना, और मल्टीप्लाई करके इसको 4 में कन्वर्ट कर सकता हूं। पर मैं 4 वाले एलिमेंट को, मेरा मतलब राइट हैंड साइड में जो मेरा ऑक्सीजन 4 है, मैं इसको कम नहीं कर सकता हूं, मैं इसको 4 को 1 नहीं बना सकता हूं। ठीक है, तो हमेशा हमको क्या करना है, सबसे पहले आपने अपना इक्वेशन लिखा, इक्वेशन में आपको कोई चेंज नहीं करना है, इसलिए आपने क्या कर दिया, बॉक्स भी ड्रॉ कर लिया
उसके बाद आपने टेबल बना लिया। टेबल बनाने के बाद आपको क्या करना है, एक ऐसा एलिमेंट चुनना है जिसमें आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस नजर आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो मुझे सबसे ज्यादा डिफरेंस किसमें नजर आ रहा है, अगर इस टेबल को देखते हैं तो सबसे ज्यादा डिफरेंस मुझे ऑक्सीजन में नजर आ रहा है। ऑक्सीजन जो है LHS में 1 है और RHS में कितना है, 4 है। तो मैं स्टार्ट किससे कर रहा हूँ, ऑक्सीजन से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या आती है यहाँ पर, दूसरी चीज ये आती है कि अगर RHS में मेरा ऑक्सीजन कितना है, 4 है, तो यहाँ पे भी मेरा ऑक्सीजन कितना होना चाहिए, 4 ही होना चाहिए। और अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो मेरे पास ऑक्सीजन कितना है, 1 है। अब अगर मुझे 1 नंबर को 4 तक लेकर जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 1 में कुछ ना कुछ नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब 1 में मैं ऐसा क्या नंबर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ कि मुझे आंसर 4 मिले, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग क्या करेंगे, 1 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर मैंने 1 में 4 का मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब ऑक्सीजन इधर भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहां पर आपको एक गलती ये नहीं करनी है कि आपने अगर ऑक्सीजन यहां पे 4 देखा है तो आपने 4 का मल्टीप्लाई यहां पे कर दिया। जैसे ये मेरा H2O लिखा हुआ है कहां पर, लेफ्ट हैंड साइड में। मुझे क्या करना है, यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई करना है। हम लोग 4 का मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है। जैसे कि मैंने जस्ट अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कोई भी नंबर अगर ज्यादा है तो आप ज्यादा को कम नहीं कर सकते हो, लेकिन कोई नंबर कम है तो आप उसको ज्यादा कर सकते हो, ठीक है। तो 1 है, 1 छोटा नंबर है, हम लोग इसमें कुछ नंबर मल्टीप्लाई करके इसको ज्यादा कर सकते हैं, पर मैं 4 को कम नहीं कर सकता हूं, ठीक है। 4 को हम लोग और ज्यादा भी कर सकते हैं, अगर कब, अगर इधर LHS में ज्यादा नंबर होता तो, ठीक है। तो हम लोग यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, 4 का मल्टीप्लाई H2O में कर रहा हूं। तो ये मेरा आ गया H2O। मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई करना है। तो मैं 4 का मल्टीप्लाई हमेशा क्या करूंगा, यहां पर करूंगा। मतलब इस पूरे कंपाउंड के सामने लिखूंगा, मतलब इस पूरे कंपाउंड का कोफिशिएंट लिखूंगा, ठीक है। कभी भी आपको ऐसा नहीं करना है कि अगर आपके पास H2O लिखा हुआ है या कोई भी नंबर लिखा हुआ है, कोई भी कंपाउंड लिखा हुआ है, और आप क्या कर रहे हो, आप वहां पे जैसे इस नंबर को बढ़ाना चाहते हो, ऑक्सीजन एलिमेंट को बढ़ाना चाहते हो, तो आपने क्या कर दिया, यहां पर 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा नहीं करना है। कभी भी आपको इक्वेशन बैलेंस करने के टाइम पर एक चीज हमेशा अपने माइंड में क्लियर रखनी है। वो क्या चीज है कि आपको कभी भी किसी भी एलिमेंट के फुट में नंबर नहीं लिखने हैं। फुट मतलब यहां पर ये नीचे नंबर नहीं लिखने हैं। ये जो नीचे नंबर लिखे हुए आपको नजर आ रहे हैं, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन के नीचे 2 लिखा हुआ है, ऑक्सीजन के नीचे 4 लिखा हुआ है, Fe आयरन के नीचे 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर H2 के नीचे 2 लिखा हुआ है। ये सारे नंबर्स ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में लिखे हुए आएंगे। जब कभी भी हम लोग इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो हम लोगों को सिर्फ कोफिशिएंट्स चेंज करने होते हैं, ठीक है। कभी भी हम लोगों को नंबर को यहाँ पे नीचे नहीं लिखना है। तो अगर आप ऐसे करके इक्वेशन को बैलेंस कर रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे ऑक्सीजन को बढ़ाना भी है, ठीक है, और मुझे 4 का मल्टीप्लाई करना है। तो मैं कहां करूंगा 4 का मल्टीप्लाई, उसके सामने, मतलब ये मेरा पूरा कंपाउंड हो गया H2O, इसके सामने मैं यहाँ पे 4 लिखूंगा। एक और चीज गलती नहीं करना है, वो क्या, कि जैसे मान लो आपके पास यहाँ पर H2O लिखा हुआ है और आप क्या करना चाहते हो, आप ऑक्सीजन को बढ़ाना चाहते हो, क्योंकि मैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन को ही बढ़ाना चाहता हूँ। मेरे को तो अभी मैंने हाइड्रोजन को देखा भी नहीं हूं, मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन को देखा। ऑक्सीजन इधर कितना है, 4 है, तो ऑक्सीजन इधर भी 4 होना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऑक्सीजन को बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। पर आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने इन दोनों के बीच में यहां पर 4 लिख दिया, ठीक है, ऐसा भी नहीं करना है, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो भी गलत हो जाएगा। आपको क्या याद रखना है कि अब मेरा H2O जो है ये पूरा का पूरा एक यूनिट है, मतलब H2O एक कंपाउंड है। और इस कंपाउंड में अगर आपको कोई भी चेंज करने हैं तो आपको क्या करना है, इस 4 को उसके बाहर लिखना है। इसीलिए हम लोगों ने क्या ड्रॉ किया था, ये जो बॉक्स है ये ड्रॉ किया था ना। ये बॉक्स हम लोगों ने क्यों ड्रॉ किया, ताकि हम लोग इसके अंदर कोई भी चेंजेस ना कर पाए। तो अगर आप इन दोनों के बीच में ऐसा 4 लिखोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। अगर आप इस ऑक्सीजन के फुट में 4 लिखोगे तो भी आंसर गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, इस बॉक्स के बाहर ही चीजें लिखनी है। बाहर ही लिखना है मतलब इसके सामने लिखना है, कोफिशिएंट लिखना है, फुट में नहीं लिखना है, ठीक है। तो मेरी थर्ड स्टेप क्या हो गई, थर्ड स्टेप हम लोगों को क्या करना है, सिलेक्ट करना है ऐसा एलिमेंट, select element which is greater, हाँ, ग्रेटर इन एटम, या जिसका एटम ज्यादा है, आपको उससे स्टार्ट करना है और उसको बैलेंस करना है। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने देखा कि ऑक्सीजन 4 है तो इधर भी 4 ऑक्सीजन होना चाहिए। तो हम लोगों ने 4 का मल्टीप्लाई कहां कर दिया, इस पूरे H2O के बॉक्स के बाहर कर दिया, ठीक है।
अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने 4 का मल्टीप्लाई कर दिया H2O में। इससे क्या हो गया, इससे मेरा ऑक्सीजन जो है वो बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन मेरा इधर पे था 4 और यहाँ पे मैंने 4 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ऑक्सीजन कितना हो गया है, 4 हो गया है। लेकिन यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई करने के वजह से मेरा हाइड्रोजन जो है वो अब इंक्रीज हो गया। ठीक है, देखो ये H2O था मेरा, मैंने 4 का मल्टीप्लाई किया तो इस 4 का मल्टीप्लाई कहाँ हो गया है, इस 4 का मल्टीप्लाई इस ऑक्सीजन में भी हो गया है और इस हाइड्रोजन में भी हो गया है। ठीक है, तो मेरे पास हाइड्रोजन पहले कितना था, 2 था, अब मैंने 4 का मल्टीप्लाई और कर दिया तो ये कितना हो गया, 4 2 जा 8 हो गया। मतलब इसको बैलेंस करने के वजह से मेरा ये जो हाइड्रोजन था ये अब क्या हो गया है, अनबैलेंस्ड हो गया। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस आयरन को भी बैलेंस करना है और इस हाइड्रोजन को भी बैलेंस करना है। ठीक है, तो अब हम लोग किससे स्टार्ट कर रहे हैं, अब इन दोनों में से हम लोग कोई भी एक चीज ले सकते हैं, या तो आयरन भी ले सकते हैं या तो हाइड्रोजन भी ले सकते हैं। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोगों ने क्या देखा, क्योंकि मैंने ऑक्सीजन बैलेंस किया उसके वजह से मेरा हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया है। हाइड्रोजन अब मेरा एलएचएस में कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, कैसे हो गया है, आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है कि कोई भी अगर आपने नंबर यहां पर लिख दिया है, सामने लिख दिया है, तो आपको क्या करना है, उस नंबर को यहाँ पे जो नंबर ऑलरेडी प्रेजेंट है उससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ऑलरेडी क्या था, मेरे पास 2 था, मैंने 4 का मल्टीप्लाई किया तो 4 2 का कितना हो गया, 8 हो गया। तो अब मेरे पास हाइड्रोजन कितना हो गया, 8 हो गया। अब अगर हाइड्रोजन एलएचएस में 8 हो गया तो आरएचएस में भी कितना होना चाहिए, 8 ही होना चाहिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस आरएचएस में हाइड्रोजन को 8 करने की कोशिश करेंगे। कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी 2 है, मैं 2 में ऐसा क्या नंबर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ कि मुझे आंसर क्या मिले, 8 मिले। तो 2 के टेबल में 8 कब आता है, 4 टाइम्स में आता है। मतलब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर हाइड्रोजन में भी 4 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब आप ढूंढो कि आरएचएस में हाइड्रोजन कहाँ लिखा हुआ है, ये आपका आरएचएस है, हाइड्रोजन कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, आरएचएस में क्या करना है, 4 का मल्टीप्लाई करना है, तो यहां पर क्या कर दो, 4 का मल्टीप्लाई कर दो। कहां पे करोगे 4 का मल्टीप्लाई, हमेशा अभी मैंने जस्ट बताया, ये मेरा क्या हो गया, कंपाउंड हो गया। इस कंपाउंड के हम लोगों को स्टार्टिंग में करना होता है, मतलब उसका कोफिशिएंट लिखना होता है। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं इसको ऐसे करके 4। ठीक है, और ये मेरा आ गया बॉक्स। अब अगर हम लोग देखते हैं तो यहां पर भी मेरा जो हाइड्रोजन है वो कितना हो गया है, 4 2 जा 8 हो गया। यहां पर भी कितना है मेरा हाइड्रोजन, 8 है। तो हम लोग की जो स्टेप 4 है, स्टेप 4 वो क्या रहेगी, स्टेप 4 ये रहेगी कि आपको क्या करना है, आपको एक एलिमेंट को बैलेंस करने के बाद नेक्स्ट एलिमेंट पे मूव करना है। ठीक है, तो स्टेप 4 हो गया, मूव टू अदर अनबैलेंस्ड एलिमेंट्स। ठीक है, मूव टू अदर अनबैलेंस्ड एलिमेंट। जब आपने एक को बैलेंस कर दिया उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट अनबैलेंस एलिमेंट की तरफ जाना है। तो अब हम लोगों ने क्या किया, हमारे इक्वेशन में टोटल 3 एलिमेंट्स इन्वॉल्व थे, आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जिसमें से हम लोगों ने क्या किया है, 2 एलिमेंट्स को बैलेंस कर दिया है। कौन कौन से एलिमेंट्स को बैलेंस किया है, हम लोगों ने हाइड्रोजन को बैलेंस किया, हाइड्रोजन यहाँ पे 8 है, इधर भी 8 हो गया। ऑक्सीजन इधर पे 4 है, इधर भी 4 हो गया। 2 एलिमेंट्स बैलेंस हो गए हैं। अब बचा हमारे पास थर्ड एलिमेंट। थर्ड एलिमेंट क्या है, आयरन है। आयरन अगर मैं एलएचएस में काउंट करता हूं तो एक ही है, लेकिन अगर मैं आरएचएस में काउंट करता हूं तो 3 है। ठीक है, देखो यहाँ पर ये मेरे पास आयरन है 3, यहाँ पर मेरे पास आयरन है 1। ठीक है, अभी जस्ट स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया था, जो नंबर छोटा है उसको बड़ा करो, बड़े नंबर को छोटा नहीं करना है। ठीक है, तो ये मेरा बड़ा नंबर है, ये मेरा छोटा नंबर है। बड़े नंबर को हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन छोटे नंबर को क्या कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास 1 है, मुझे क्या करना है, मुझे 3 चाहिए। तो मैं 1 में ऐसा क्या नंबर मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 3 मिलेगा, तो 1 में अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे 3 मिल जाएगा। मतलब मुझे क्या करना है, मुझे आयरन में एलएचएस में 3 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, एलएचएस क्या है, ये है, आयरन कहाँ लिखा है, ये लिखा है, किसका मल्टीप्लाई करना है, 3 का मल्टीप्लाई करना है। तो आपने क्या किया, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। फिर से क्या चीजें याद रखनी है कि अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 3 मुझे कहां लिखना है, इस बॉक्स के बाहर लिखना है। मतलब इस Fe मतलब आयरन का कोफिशिएंट लिखना है 3, बल्कि यहां पर नहीं लिखना है। जैसे ये आपका Fe हो गया और आपने यहाँ पे 3 लिख दिया, ऐसा लिखोगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, यहां नहीं लिखना है, इसके सामने लिखना है। ठीक है, मतलब उसका कोफिशिएंट लिखना है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 3 लिख दिया। अब अगर मैं देखता हूं तो मेरे पास यहाँ पर
मेरी इक्वेशन बैलेंस लग रही है मुझे, ठीक है। तो मेरी फोर्थ स्टेप क्या हो गई, सॉरी फिफ्थ स्टेप क्या हो गई, स्टेप 5 हो गई मेरी बैलेंस थर्ड एलिमेंट, ठीक है। क्या करना है, जो आपका आपके इक्वेशन में जो थर्ड एलिमेंट है उसको बैलेंस करना है, ठीक है। अब मेरे पास 3 ही एलिमेंट थे इस इक्वेशन में, तो मैं तीसरे एलिमेंट को बैलेंस कर रहा हूँ। हो सकता है जब हम लोग आगे सॉल्व करें तो 3 से ज्यादा भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, 4 5 6 7 एलिमेंट्स होंगे, तो हम लोगों को वो सारे यहाँ लिखने पड़ेंगे और उन सबको भी बैलेंस करना पड़ेगा। तो जरूरी नहीं कि यही स्टेप आपको हर जगह फॉलो करना है, ठीक है। ये एक सिर्फ बेसिक इस इक्वेशन के लिए है यहाँ पर, क्योंकि 3 ही एलिमेंट है इसलिए मैंने यहाँ पर थर्ड एलिमेंट लिखा हूँ। ज्यादा एलिमेंट्स रहेंगे तो आपको यहाँ पे ज्यादा सारे एलिमेंट्स को बैलेंस करना होता है, ठीक है। वही तो एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो गई, ठीक है। तो लास्ट में हम लोगों को क्या करना है, जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि आपकी इक्वेशन क्या लग रही है, बैलेंस हो गई है, तो आपको क्या करना है, उस इक्वेशन को चेक करना है। और चेक कैसे करोगे, आपको सारे एलिमेंट्स को वापस से काउंट करना है। कैसे काउंट करेंगे, देखो ये मेरा आयरन हो गया, आयरन कितना है, 3 है। एलएचएस में आयरन 3 है, तो आरएचएस में भी आयरन कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। काउंट करो, ये आयरन हो गया मेरा 3। इसके बाद अगला क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, यहाँ पर है मेरे पास हाइड्रोजन 8। कैसे हो गया था 8, मैंने जब 4 का मल्टीप्लाई किया था तो 8 हो गया था। काउंट करो, देखो हाइड्रोजन 4 2 जा 8। अगर एलएचएस में हाइड्रोजन 8 है तो आरएचएस में भी हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, 8 ही होना चाहिए। काउंट करो, यहाँ पर देखो हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 2 जा 8 हो गया। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 4 है। जस्ट मैंने अभी बताया था कि अगर आप किसी भी कंपाउंड के आगे कोई भी नंबर लिखते हो, जैसे आपने क्या लिखा है, A2B लिखा है, ये आपका मान लो एक कंपाउंड है और आपने इसके सामने कोई एक नंबर लिख दिया है, तो ये नंबर जो है वो इस एलिमेंट से भी मल्टीप्लाई होगा और इस एलिमेंट से भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो मेरे पास A है वो 3 2 जा 6 हो जाएगा और जो B है वो 3 1 जा 3 हो जाएगा। इसीलिए मेरा ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 हो गया। तो अगर एलएचएस में मेरा ऑक्सीजन 4 है तो आरएचएस में भी कितना होना चाहिए, 4 ही होना चाहिए। काउंट करो, तो यहाँ पे देखो मेरे पास ऑक्सीजन कितना है, 4 है। तो अब हम लोगों ने क्या कर दिया है, पूरे इक्वेशन को बैलेंस कर लिया है। हम लोगों ने सारे इक्वेशन को चेक भी कर लिया है, ठीक है। अब आपकी इक्वेशन बैलेंस हो गई है। ये जो तरीका है, ये जो मेथड है जिससे हम लोगों ने हमारे इक्वेशन को बैलेंस किया है, इस मेथड को हम लोग बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। इसको हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपको पहले से नहीं पता है कि यहाँ पे क्या नंबर्स आएंगे, ठीक है। इस इक्वेशन को जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तब मुझे ये नहीं पता था कि मुझे यहाँ पे 4 लिखना है, यहाँ पे 4 लिखना है और यहाँ पे 3 लिखना है। आपको भी नहीं पता रहेगा जब आप अलग अलग इक्वेशंस को सॉल्व करोगे। आपको क्या करना होता है, अलग अलग नंबर्स यहाँ पे लिखने होते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपने यहाँ पे पहले 2 लिख दिया, ठीक है, 2 लिखने पर करेक्ट नहीं आया तो आप क्या करोगे, आप उस 2 को इरेज करोगे। इरेज करने के बाद फिर वापस से कुछ और एक नया नंबर लिखोगे। हो सकता है उससे भी बैलेंस ना हो तो फिर उस नंबर को फिर हटाओगे, फिर तीसरा नंबर लिखोगे। तो आप क्या कर रहे हो, कंटिन्यूअसली यहाँ पे नंबर्स लिखते जा रहे हो। कब तक लिखते जाओगे, जब तक इक्वेशन बैलेंस ना हो जाए। ऐसी जो इक्वेशंस होती हैं, ये सारी जो केमिकल इक्वेशंस है, ये सारी प्रैक्टिस करने पर ही अपन को बनने लग जाती है, ठीक है। तो जब तक प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तब तक आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर्स बैलेंस करने के लिए नंबर्स लिखते जाने पड़ेंगे। कब तक लिखने पड़ेंगे नंबर्स, चेंज कर करके, जब तक इक्वेशन बैलेंस ना हो जाए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बार बार नंबर्स लिखते जा रहा हूँ, एक नंबर को हटा रहा हूँ फिर दूसरा नंबर लिख रहा हूँ, फिर दूसरे को हटा रहा हूँ तीसरा लिख रहा हूँ। तो उस वजह से इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक। तो मेरा जो स्टेप 5 है, अब स्टेप 5 के बाद जो स्टेप 6 है वो क्या हो गया मेरा, कि अपन को क्या करना है, स्टेप 6 में check the balance chemical equation, check the balanced chemical equation, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट अब आप जब कभी भी किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो तो हो सकता है कभी कभी क्वेश्चन में आपको ये सारी जो इक्वेशंस लिखी हुई हैं इनके साइड में छोटे स्मॉल ब्रैकेट में कुछ चीजें लिखी हुई नजर आ सकती हैं। जैसे छोटा एक ब्रैकेट बनाओ और उसमें उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, एस लिखा हुआ है, या फिर छोटा एक ब्रैकेट बना हुआ है और उसके अंदर ए क्यू लिखा हुआ है, या फिर छोटा एक ब्रैकेट बना हुआ है और उसके अंदर जी लिखा हुआ है, या फिर एल लिखा हुआ है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, कभी भी अगर आप देख रहे हो आपके पास कोई इक्वेशन है और उसमें अगर क्या लिखा हुआ है, ऐसा करके एक ब्रैकेट बना हुआ है और वहां पर एस लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सॉलिड, ठीक है। मतलब आपका जो एलिमेंट है
वो किस कंडीशन में है, किस स्टेट में है, किस फिजिकल स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में। ठीक है, अगर आपको एल नजर आता है तो एल का मतलब क्या है, लिक्विड। ठीक है, तो यहां पर आप लिक्विड लिख सकते हो, मतलब आपको समझना है कि वो लिक्विड है। अगर आपको जी नजर आ रहा है, ऐसे करके छोटा जी नजर आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, वो जो एलिमेंट है या फिर वो जो कंपाउंड है वो किस फिजिकल स्टेट में है, गैसियस स्टेट में। और अगर आपको ए क्यू नजर आता है, ठीक है, आपको ए क्यू भी नजर आ सकता है, तो ए क्यू का मतलब क्या होता है, एक्वस। ठीक है, अब देखो कुछ बच्चों को क्या होता है, कभी कभी ए क्यू और एल में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि ए क्यू जो है एक्वस फॉर्म वो क्या है, और जो एल है लिक्विड फॉर्म वो क्या है। ठीक है, तो एल का मतलब क्या होता है, एल मतलब लिक्विड, मतलब आपका जो एलिमेंट है या जो कंपाउंड है वो अभी लिक्विड स्टेट में। ठीक है, लेकिन ए क्यू मतलब एक्वस फॉर्म का मतलब क्या है कि आपने अपने कंपाउंड को या एलिमेंट को क्या किया है, पानी में डिसॉल्व कर दिया। ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें। लिक्विड का मतलब क्या होता है, आपका जो कंपाउंड है वो पूरा का पूरा लिक्विड फॉर्म में। आपके पास मान लो जैसे कोई आयरन है ना, ये मेरे पास आयरन है, मैं क्या कर रहा हूं, इस आयरन को मेल्ट करते जा रहा हूं। ठीक है, तो मेल्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको हीट देना पड़ेगा। तो मैंने इसको इतना ज्यादा हीट दिया कि ये मेल्ट हो गया, और मेल्ट होके किस कंडीशन में चला गया, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चला गया। तो ये क्या हो जाएगा, उसकी लिक्विड स्टेट हो जाएगी। पर एक्वस का मतलब क्या होता है कि आपने पानी लिया है और पानी में कुछ चीज आप डिसॉल्व कर रहे हो। जैसे आपने पानी लिया और पानी में क्या कर रहे हो, NaCl या फिर शुगर है ना, या फिर ऐसी कोई भी चीज डिसॉल्व कर रहे हो, तो वो किस फॉर्म में चला जा रहा है, एक्वस फॉर्म में चला जा रहा है, क्योंकि वहां पर जो ज्यादा क्वांटिटी है वो पानी की, और आप उसमें क्या कर रहे हो, उस चीज को मिक्स कर रहे हो। तो ये दोनों जो चीजें होती हैं, एक्वस और लिक्विड, ये अलग अलग होती हैं। तो अगर हम लोग, आपके पास कोई इक्वेशन नजर आ रही है और उसके साइड में अगर ऐसे छोटे छोटे ब्रैकेट्स में ये सारी चीजें लिखी हुई है, तो आपको ये भी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अब अगर आप चाहो तो इस स्टेप्स का आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो। अगर आपको कभी भी इक्वेशन को सॉल्व करना हो तो आप चाहो तो ये सारे स्टेप्स को यूज कर सकते हो। ठीक, तो अब हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, जिसका नाम क्या है, रिएक्शन कंडीशंस। ठीक है, अभी रिएक्शन कंडीशंस होती क्या है, तो कभी कभी क्या होता है, आपको जो केमिकल रिएक्शन करनी होती है वो कुछ स्पेशल कंडीशंस में होती है ना। आपको अगर एक रिएक्शन करनी है और वो रिएक्शन अगर नॉर्मल कंडीशन में नहीं हो पा रही, तो आपको क्या करना होता है, उसको एक स्पेशल कंडीशन देनी होती है ना। और स्पेशल कंडीशन देने के बाद हो सकता है वो रिएक्शन हो जाए। तो ऐसी कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं जिनके बारे में, जिनको हम लोग अभी यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, और आपके बुक में अभी तीन ही है, तो वो ही तीनों को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जिसमें से फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है हमारे पास टेम्परेचर। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्या है, प्रेशर, और थर्ड क्या है, कैटलिस्ट। ठीक है, तो ये सारे को अपन डिस्कस कर लेते हैं। टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर तो सिंपल सा आपको पता ही होगा ऑलरेडी। टेम्परेचर मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको हीट दे रहे हैं, और हीट देने पर क्या कर रहे हैं, उसके टेम्परेचर को या तो इंक्रीज कर रहे हैं, या फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको फ्रीजर के अंदर रख दे रहे हैं, तो उसके टेम्परेचर को कम कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आप अगर कोई केमिकल रिएक्शन कर रहे हो जो कि नहीं हो पा रही है, तो आप क्या कर रहे हो, उसको रिएक्शन करवाने के लिए, है ना, रिएक्शन करवाने के लिए क्या कर रहे हो, आप उसको हीट दे रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो, और उसके बाद क्या हो जा रही है, वो जो इक्वेशन है वो कंप्लीट हो जा रही है। तो कभी कभी क्या होगा, जब आप उस इक्वेशन को टेम्परेचर दे रहे हो या टेम्परेचर कम कर रहे हो, तो आप जब एक केमिकल इक्वेशन लिखोगे, है ना, या फिर आप कभी बुक में देखोगे और कोई एक केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है, तो आपको एरो के नीचे या एरो के ऊपर उस पर्टिकुलर टेम्परेचर आपको नजर आएगा कि इस टेम्परेचर पर क्या हो रही है, ये केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो रही है ना। तो इसीलिए हमारा जो टेम्परेचर है ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट है मेरे पास प्रेशर। ठीक है, प्रेशर मतलब क्या हो गया, आप उसको क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे रहे हो, किस प्रेशर पर वो रिएक्शन करवा रहे हो, जिसके वजह से आपकी जो रिएक्शन है वो क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही है ना। जैसे अगर मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करूं, तो ये अगर ये जो रूम है, ठीक है, इस रूम में बहुत सारी गैसेज हैं, और ये सारी जो गैसेज है वो क्या कर रही हैं, गैसेज के जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है वो क्या कर रहे हैं, हम लोगों पर कुछ ना कुछ प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, वैसे ही अगर मेरे पास एक केमिकल कंपाउंड है और मैं क्या कर रहा हूँ, उसको चेंज कर रहा हूँ, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज कर रहा हूँ, तो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए मान लो ये जो नॉर्मल कंडीशन है, जो नॉर्मल प्रेशर है, वो उस पर अप्लाई नहीं हो पा रहे हैं, और उस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए मुझे प्रेशर ज्यादा करना पड़ रहा है या प्रेशर कम करना पड़ रहा है, तो मुझे वो चीज मेंशन करके बतानी पड़ेगी, है ना। तो कैसे मेंशन करेंगे हम लोग वो केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, और केमिकल इक्वेशन में जब हम लोग एरो बनाते हैं, तो उस एरो के ऊपर या एरो के नीचे हम लोग क्या कर देंगे,
उस चीज को बता देंगे कि हम लोगों ने इतना ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया है, तब जाके ये केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हुई है। ठीक है, और थर्ड जो मेरे पास रिएक्शन कंडीशन है वो क्या है, कैटेलिस्ट। अब कैटेलिस्ट का मतलब क्या होता है, कैटेलिस्ट जनरली क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। कौन से एलिमेंट्स होते हैं, आप अगर पीरियोडिक टेबल आपने कभी देखा हो, या फिर आप लोग इसी चैप्टर में जो चैप्टर नंबर 5 है ना, आप लोग अगर चैप्टर नंबर 5 देखोगे तो वहां पर क्या है, एक पीरियोडिक टेबल बना हुआ है। उस पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखोगे तो टोटल 4 ब्लॉक्स हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। तो उसमें से जो जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लोग कैटेलिस्ट के तौर पे यूज करते हैं ना। कैटेलिस्ट जनरली होते क्या है, तो वो एलिमेंट्स ही होते हैं, पर कभी कभी क्या होता है कि कुछ रिएक्शंस जो होती हैं वो बहुत ज्यादा जल्दी हो जाती है ना। और जल्दी अगर कोई रिएक्शन बहुत ज्यादा तेजी से हो रही है और आप उसको कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो, तो आप क्या करोगे, आप ये चाहते हो कि वो रिएक्शन थोड़ा धीरे हो ताकि आप उसको कैलकुलेट कर लो। तो उस रिएक्शन को धीरे करवाने के लिए आप क्या करोगे, उसमें कुछ सब्सटेंस डाल दोगे, जिसकी वजह से क्या होगी, वो रिएक्शन बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगी। या फिर कोई ऐसी रिएक्शन है जो बहुत ज्यादा स्लो तरीके से हो रही है, बहुत ज्यादा धीरे हो रही है ना, लेकिन मैं क्या चाह रहा हूँ कि मैं ये चाह रहा हूँ कि रिएक्शन थोड़ा सा तेज हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, उस रिएक्शन में उस सब्सटेंस को डाल दूंगा, तो उसके वजह से क्या होगा, जो रिएक्शन धीरे हो रही थी वो अब तेज होने लग जाएगी। तो कैटेलिस्ट एक्चुअली में होते क्या है, तो ये एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको हम लोग केमिकल रिएक्शन में डालते हैं, ताकि जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, जिस स्पीड से रिएक्शन हो रही थी वो या तो तेज हो जाए या तो स्लो हो जाए। पर ये जो कंपाउंड्स होते हैं या जो एलिमेंट्स होते हैं जिनको अपन कैटेलिस्ट के तौर पे यूज करते हैं, ये कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ये खुद एलिमेंट होते हैं या एलिमेंट्स हैं, पर ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अपन इनको सिर्फ यूज करते हैं रिएक्शन को तेज करने के लिए, फास्ट करने के लिए या फिर स्लो करने के लिए। तो आपको कभी कभी इक्वेशन में बताना होता है कि आपने किस कैटेलिस्ट को यूज किया है, और उसको भी कहां पे बताओगे, आप रिएक्शन लिखोगे, रिएक्शन लिखने पर आप एरो बनाओगे, और एरो बनाने के ऊपर या एरो बनाने के नीचे, एरो के ऊपर या एरो के नीचे आप क्या करोगे, उस चीज को मेंशन करोगे कि आपने क्या कैटेलिस्ट यूज किया है। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स आपके बुक में दिए हुए हैं जिसको अपन अभी देख लेते हैं। तो ये कुछ रिएक्शंस है जो आपके एनसीईआरटी बुक में दी हुई है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो फर्स्ट हमारे पास क्या लिखा हुआ है, सीओ लिखा हुआ है। सीओ क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि किस फिजिकल स्टेट में है, गैसियस स्टेट में। आपने क्या किया, इसको वाटर में डिसॉल्व किया, H2O लिया आपने, जो कि गैसियस फॉर्म में, ये लिक्विड फॉर्म में नहीं है ना, यानी कि आपने क्या किया होगा, आपने स्टीम लिया होगा। ठीक है, आपने दोनों की रिएक्शन करवाई, तो आपको क्या मिल रहा है, CH3OH मिल रहा है, जो कि किस फॉर्म में है अभी, लिक्विड फॉर्म में है ना, मिथेनॉल मिल रहा है जो कि अभी लिक्विड फॉर्म में। लेकिन ये जो रिएक्शन है ये नॉर्मल प्रेशर में नहीं हो पा रही है। तो आपने क्या किया, इस रिएक्शन में जब 340 ATM दोगे, 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोगे, तब जाके क्या होगा, ये रिएक्शन कंप्लीट होगी। तो आपको इस चीज को मेंशन करना पड़ेगा। इस वजह से हम लोगों ने ये एरो ड्रॉ किया है और इसके ऊपर 340 ATM लिखा हुआ है। नेक्स्ट इक्वेशन अगर हम लोग देखेंगे तो मेरे पास क्या है, 6CO2 है जो कि एक्वस फॉर्म में है। हम लोगों ने क्या किया, इसको वाटर में डिसॉल्व किया जो कि अभी लिक्विड फॉर्म में है। आपने दोनों की रिएक्शन करवाई, दोनों की रिएक्शन करवाने पर मुझे क्या मिला, C6H12O6, जो कि ग्लूकोज का फॉर्मूला है, जो एक्वस फॉर्म में है। आपको ऑक्सीजन गैस भी मिल रही है एक्वस फॉर्म में, और H2O वाटर मिल रहा है जो अभी लिक्विड फॉर्म में है ना। ये रिएक्शन होने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत पड़ रही है, सनलाइट की और क्लोरोफिल की, है ना। तो ये सनलाइट और क्लोरोफिल क्या हो गए मेरे, ये जब ये सारे मेरे रिएक्टेंट रिएक्शन कंडीशन के पार्ट हो गए, इसलिए इनको मेंशन करना जरूरी है। इसलिए मैंने क्या किया, एरो किया और एरो बनाया, और एरो बनाने के बाद ये दोनों चीजों को मेंशन किया। ठीक है, तो अब इसके बाद जो अगला टॉपिक हम लोगों का है वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जिसमें हम लोग बहुत सारे टाइप पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, पर वो हम लोग इसके बाद वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।